बहुत बहुत शुक्रिया फिर से आपका हमारे इस चैनल पे। पिछली बार आपने जो है बहुत संख्या में लोग वीडियो को जो है देख रहे हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे लाइक्स आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि फिर से एक टॉपिक पे जो है बात करें। पिछली बार जो हमने बात किया था, आपको याद होगा, पॉलिटी का हमने एक सेगमेंट स्टार्ट किया था जिसमें हमने राइट्स के बारे में बात किया था। उसके अगले वीडियो को मैं जल्द ही लाऊंगा। आज जो हमारा विषय रहेगा वो दरअसल समाज में बहुत ही चर्चित विषय है, जो कि आए दिन आप सुनते होंगे, वो उनकी चर्चाएं बहुत होती है। जैसे उसमें से एक विषय है जिसका नाम सुना होगा आपने, नक्सलवाद। नक्सलवाद का आपने नाम सुना होगा। ये आए दिन समाज में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो हम समझेंगे, इसके सारे पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे कि ये क्या है, इसकी पूरी की पूरी कहानी जो है, कहाँ से नक्सलवाद आया, कैसे हम तक पहुंचा। तो इसके सारी पृष्ठभूमि को आज समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ इसकी यात्रा जो है भारत में जो है कैसे ये पनपा, कहाँ से आया। इन सारे पहलुओं पे हम लोग आज बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले इससे नक्सलवाद को समझने से पहले हमें एक चीज समझना पड़ेगा कि ये नक्सलवाद जैसी धारणाएं हमारे भारत में कैसे आया, कहां से आया। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले थोड़ा सा ग्राउंड से, थोड़ा सा इसके पृष्ठभूमि में कर जाएं तो यूरोप से स्टार्ट करना पड़ेगा। यूरोप आपने सुना होगा। यूरोप जो है एक कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट का मतलब होता है महाद्वीप है। पूरे दुनिया में जो है, पूरे पृथ्वी को जो है 7 भागों में बांटा गया है, जिसमें से हम एशिया की बात करें तो भारत, जो हमारा भारत है वो एशिया के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार से यूरोप के अंदर बहुत सारे कंट्री आते हैं। यूरोप के अंदर जो है बहुत सारी कंट्री आते हैं। उसमें से अगर कुछ बहुत ही अपने फेमस कंट्रियों का नाम सुना होगा, जैसे कि जर्मनी है, फ्रांस है, और आपने नाम सुना होगा ब्रिटेन। ये सारी कंट्रियां हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कंट्री है, बहुत ही फेमस कंट्री है। आए दिन आप सुनते होंगे इन सारे कंट्रीज के बारे में। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे कि ये नक्सलवाद जैसी विचारे जो है कहां से शुरुआत हुई, इसके पीछे का पूरा जो ग्राउंड क्या है। अगर हम बात करें तो 19वीं सेंचुरी की, अगर हम बात करें 19वीं सेंचुरी की बात करें तो पूरे के पूरे दुनिया में जो है कब्जा किसी का था, तो यूरोप का था। यूरोप जो है बहुत ही शक्तिशाली कंट्री हुआ करता था एक जमाने में। इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण था, उन्होंने तमाम तरह के देश को गुलाम बनाया हुआ था। उसमें से हमारा भारत भी था, जो कि ब्रिटेन के द्वारा हमें गुलाम किया गया था। उसमें और भी कंट्री थे, फ्रांस भी था, लेकिन उनके क्षेत्र कम थे और ब्रिटिश जो है, ब्रिटिशरों का जो है क्षेत्र ज्यादा था। इसीलिए हम लोग सामान्यतः मानते हैं कि ब्रिटिश ही हमारे ऊपर कब्जा किया था। लेकिन ऐसा नहीं है, वहां के तमाम तरह के कंट्री जो है हमें कहीं ना कहीं गुलाम बनाए थे, लेकिन उन सबों का दायरा जो था वो छोटा था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम मान लेते हैं कि ब्रिटिशर ही केवल था। तो एक पक्ष तो ये था। तो ये विचारे कहां से आना स्टार्ट हुआ, नक्सलवाद जैसे विचारे कहां से आना स्टार्ट हुआ, तो इसको समझने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि एक कंट्री है, जैसे हमने बताया ना, फ्रांस। फ्रांस में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था कार्ल मार्क्स। इनके बारे में आपने सुना होगा, कार्ल मार्क्स के बारे में आपने सुना होगा। ये एक व्यक्ति हुए यूरोप में जिनका नाम था कार्ल मार्क्स। इन्हीं के द्वारा विचार दिया गया है जिसका नाम होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मार्क्सवादी। इसको मार्क्सिस्ट कह देते हैं। मार्क्सिस्ट जो है, ये विचार कहीं ना कहीं आना स्टार्ट हुआ। ये विचारे जो आई वो कैसे आई, तो इसके पीछे का कारण कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा। यही जो एक जमाने में जो है, एक समय में जो है, यानी कि 19वीं सेंचुरी की बात करें तो उस दौर में जो है इन्हीं सारे कंट्रियों का पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं कब्जा था। तो अब जो है यहाँ पे मार्क्सिस्ट जैसे लोग अगर यहाँ पे पैदा होते हैं
तो इसके पीछे का कारण ये है कि वहां पे क्या हुआ, जब बहुत सारे लोगों को इन्होंने गुलाम बनाया, बहुत सारे कंट्रियों को इन्होंने जब गुलाम बनाया, तो हुआ ये कि आर्थिक रूप से ये सारी कंट्रियां जो है बहुत ही संपन्न हो गई। तो आर्थिक संपन्नता इनके अंदर कहीं ना कहीं आ गई। तो आर्थिक संपन्नता जब इनके अंदर आई, तो कहीं ना कहीं आपको पता होगा जहां पे पैसे होंगे, निश्चित रूप से इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, औद्योगिकरण जो है, उसी देश में शुरू होगा सबसे पहले। तो सबसे पहले पूरे दुनिया में कहीं औद्योगिकरण शुरू हुआ तो वो यूरोप में ही हुआ। और यूरोप में कहा, तो ब्रिटिश में, यानी कि जो है ना, यूरोप में जो हुआ वो ब्रिटिश में हुआ। उसके बाद बाकी सारे जो है ना कंट्रीज में फैलना स्टार्ट हुआ, पहले यूरोप में, उसके बाद बाकी सारे कॉन्टिनेंट में आना स्टार्ट हुआ। तो ये तो एक पक्ष था, आर्थिक रूप से संपन्न हो गए। तो इन्होंने क्या किया, जब बहुत सारे जो है औद्योगिकरण जो है यहाँ पे होना स्टार्ट हो गया, औद्योगिकरण जो है होना स्टार्ट हुआ, उसके बाद जो है आप देखेंगे तो मशीनीकरण, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे होना स्टार्ट हुआ। अगर आप जानेंगे तो यहाँ पे जब ये जो है यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन जब होना स्टार्ट हुआ, इसके बाद जो है यहाँ पे जो कुछ लोग थे जिनके पास पैसे थे, वो क्या हुए, कुछ लोग क्या हुए, एकदम से अमीर हो गए, कुछ लोग एकदम से जो है अमीर हो गए, और कुछ लोग जो है एकदम से गरीब हुए। तो यहाँ पे दो वर्गों में जो है पूरा का पूरा जो है कंट्री बंटना स्टार्ट हुआ। कंट्री के अंदर जो है कुछ ग्रुप जो है एकदम से अमीर तबका हो गया, और कुछ ग्रुप जो है गरीब तबके के रूप में यहाँ पे सामने आया। तो यहाँ पे होने के पीछे का कारण क्या था, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, यहाँ पे इसके पीछे का कारण था इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि औद्योगिकरण। जैसे कि हमारे यहाँ पे देखें तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट कौन है, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे सुनते होंगे अक्सर जो है उनका नाम जो है, जैसे आप बात करें तो अंबानी हो गए, अडानी हो गए, ऐसे तमाम तरह के लोग जो हैं, उसी प्रकार से वहां पे ग्रुप बनना स्टार्ट हो गया। एक हो गए रिच लोग हो गए, यानी कि जो है ना अमीर हो गए, एक अमीर वर्ग हो गया, और दूसरा जो है गरीब वर्ग हो गया। ये दो तबकों में पूरा का पूरा जो है देश बंटना स्टार्ट हो गया। यहीं पे जन्म लेता है ये मार्क्सवाद, और वो एक सिद्धांत देता है, इनको अपने शब्दों में उन्होंने कहा बुर्जुआजी या बुर्जुआ, और इसको गरीब को उन्होंने सर्वहारा के नाम से जो है संबोधित किया, सर्वहारा। और इन्होंने सिद्धांत दिया कि अब जो है क्या है, ये दो वर्ग में पूरा का पूरा जो है कंट्री बंट गया है। तो इसके बाद क्या होता है, इन्होंने जो है कहा कि अगर ये स्थितियां अगर लगातार इसी तरीके से जो है यहां पे अगर दोनों के बीच गैप लगातार अगर बढ़ता रहा, तो स्थितियां ये आएगी कि एक समय क्या होगा, बहुत ही जो है इन दोनों के बीच एक संघर्ष होना स्टार्ट हो जाएगा। इन दोनों के बीच क्या होगा, अमीर और गरीब के बीच एक संघर्ष होना स्टार्ट हो जाएगा। और संघर्ष स्टार्ट होने के बाद एक समय ऐसा आएगा जब ऐसी क्रांति होगी जिसमें से ये अमीर और गरीब का जो भेद है वो मिट जाएगा। ये उन्होंने तो सिद्धांत दिया कि अमीर गरीब जो हट जाएगा। कैसे हटेगा, तो एक संघर्ष होगा, इन दोनों के बीच क्या होगा, एक संघर्ष होगा। और संघर्ष होने के बाद क्या होगा, ना कोई गरीब रहेगा ना कोई अमीर रहेगा, एक समय ऐसा आएगा। और वो विचार उन्होंने दिया साम्यवादी विचार दिया। इसके बाद ये तो हुए यहां पे इन्होंने, लेकिन एक चीज जो है नहीं बताया, कार्ल मार्क्स ने एक चीज नहीं बताया कि जो है ये क्रांति होगी तो ये कैसे होगी, स्वतः होगी या कैसे होगी। इन्होंने बहुत अच्छे से क्लियर नहीं किया, कार्ल मार्क्स ने बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं किया कि ये संघर्ष कैसे होगा, अपने आप तो होगा, कैसे होगा नहीं होगा, इन सारी चीजों के बारे में बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। बस इन्होंने बताया कि एक समय संघर्ष होगा, जो कि एक जो है सर्वहारा जो है और जो है बुर्जुआजी के बीच जो है एक संघर्ष होगा, और जो है स्थितियां जो है एकदम जो भेद का जो है, जो इतना सारा गैप हो गया है, वो गैप खत्म हो जाएंगे, इन्होंने बताया। और इन्होंने विचार दिया, साम्यवादी विचार। तो इसके बाद क्या होता है, इन्हीं से प्रभावित हुए एक व्यक्ति जिनका नाम था लेनिन। आपने सुना होगा, वो जो है
रशिया के जो है अगर आप देखेंगे तो 1970 में जो है उन्होंने जो है रशिया में जो राजतंत्र था, राजतंत्र खत्म होके जब लेनिन आए तो वहां से एक आप कह लीजिए कि लोकतंत्र का स्थापना हुआ। तो वहां से एक व्यक्ति जन्म लेते हैं लेनिन, जिनका विचार आप कह लीजिए लेनिनवाद। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि कार्ल मार्क्स जो है इनके ये फॉलोवर हैं, इनको जो है ये फॉलो करके जो है इन्होंने सिद्धांत इनका अपनाया। इन्होंने ठीक कहा कि जो है ना समाज दो वर्गों में बट गया है, समाज जो है दो वर्गों में बट गया है। तो एक समय ऐसा आएगा जब क्रांति होगी और दोनों के बीच क्या होगा, भेद मिट जाएगा। लेकिन बताया नहीं कि कैसे होगा। तो यहां पे जन्म लेते हैं एक व्यक्ति लेनिन। कहां की बात कर रहा हूं मैं, तो रशिया की बात कर रहा हूं, ठीक है, रूस की क्रांति हुई थी। उसके बाद जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो 1970 में जो है ये जो पद संभाले थे वहां पे। तो इसके बाद ये जब व्यक्ति आए, इनके बाद जो है इन्होंने कहा कि कार्ल मार्क्स साहब तो ठीक कह रहे हैं कि वर्ग संघर्ष तो होगा, लेकिन इन्होंने ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया है कि कैसे होगा। तो यहां पे लेनिन जो है कॉन्सेप्ट देते हैं जो था यहां पे कीजिए कोई नेतृत्वकर्ता होना चाहिए, है ना, ये तभी जाके पॉसिबल हो पाएगी। ये जो वर्ग संघर्ष तभी मिट पाएगा जब एक कोई नेतृत्वकर्ता होगा, यानी कोई लीडरशिप होगी। तो उन्होंने लीडरशिप की बात करी, लीडरशिप की बात करी। उन्होंने कहा कि ये तभी संभव है, ये जो वर्ग संघर्ष हो रहा है, ये जो वर्ग संघर्ष जो होगा ये ऐसे नहीं होगा। ये वर्ग संघर्ष कराने के लिए कहीं ना कहीं ये जो वर्ग संघर्ष तभी पॉसिबल है जब उसके लिए कोई लीडर होगा, लीडरशिप होगी। तो यहीं से विचार आता है, यहीं से एक विचार आता है कि इन्होंने जब लीडरशिप की बात करी तो उन्होंने एक पार्टी शुरू किया जिसको हम लोग कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी। आपने सुना होगा कम्युनिस्ट पार्टी का जो जन्म है वो रशिया में हुआ है। कम्युनिस्ट पार्टी का जो जन्म है वो रशिया में हुआ है। तो रशिया में क्या हुआ, यहां पे जो इन्होंने जब बताया, इन्होंने बताया कि बिना लीडरशिप के ये पॉसिबल है नहीं, बिना लीडरशिप के संभव है नहीं। आप कितना भी जोर लगा लो, ये जो वर्ग संघर्ष तभी पॉसिबल है जब सर्वहारा ग्रुप से कोई जो है ना लीडर जो है आए सामने और उनके बातों को रखे। तो इन्होंने लीडरशिप की बात करी और लीडरशिप में इन्होंने कहा कि हमें जो है कहीं ना कहीं पार्टी का गठन करना होगा और जो है हमें ना कहीं नेतृत्व करना चाहिए, उसके लिए पार्टी चाहिए। तो उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी का जो है स्टैब्लिशमेंट किया, कम्युनिस्ट पार्टी का स्टैब्लिशमेंट किया। आपने अक्सर सुना होगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ, है ना, अभी बात करेंगे उस पर कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो हमारे यहाँ पे जो आया वो इन्हीं सारे लोगों से प्रभावित हुआ। तो कम्युनिस्ट पार्टी का क्या हुआ, यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म हुआ। तो भारत में आपको बताऊं कि 1970 में जब यहाँ पे रशिया में जो है 20th सेंचुरी कह लीजिए, रशिया में, क्योंकि ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 19th सेंचुरी यूरोप में, उसके बाद जब रशिया में जब आया। हालांकि आपको बता दें रशिया जो है, रूस जो है, रूस भी आमतौर पे अगर देखा जाए, अगर परसेंटेज में देखा जाए उनके एरिया जो है, रूस का जो एरिया है लगभग 75% एरिया हमारे यूरोप, हमारे जो है एशिया में आता है। लेकिन चूंकि उसकी जो कैपिटल है मॉस्को, वो आ जाता है यूरोप में, इसीलिए हम लोग मान लेते हैं कि जो कहीं ना कहीं कैपिटल के आधार पर ही माना जाता है कि कंट्री किसका, किस मतलब कॉन्टिनेंट का होगा। तो कैपिटल उनकी क्या है, मॉस्को है, और मॉस्को जो है आ जाता है यूरोप में, इसीलिए हम लोग मान लेते हैं कि रशिया क्या है ना, रशिया जो है यूरोप का जो है कंट्री है, तो आप रशिया को भी यूरोप ही माने। तो यहां पे क्या है कि 1970 में स्टार्ट हुआ, लेकिन लेनिन आए 20th सेंचुरी में और इन्होंने सिद्धांत दिया लीडरशिप का। तो लीडरशिप में इन्होंने बताया कि लीडरशिप ऐसे कैसे काम करेगा, उसके लिए तो पार्टी होनी चाहिए। तो पार्टी उन्होंने जन्म दिया, एक पार्टी को जो है ना उन्होंने जो है स्टैब्लिशमेंट किया जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। अब आपको मैं एक बात बताऊं कि कम्युनिस्ट पार्टी जो था ना, वहीं से जो है हमने जो है इन्हीं से जो है प्रेरणा लेते हुए हमने यहाँ पे पार्टी का जो है गठन किया, CPI, जिसको हम लोग कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो है ना 25 दिसंबर को बना था। 25 दिसंबर जो है, 25 दिसंबर 1925 को सबसे पहली बार जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जन्म हुआ भारत में। उससे पहले कांग्रेस थी, उससे पहले जो है 1885 में कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हो चुका था।
1885 में कांग्रेस का गठन हो गया था, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जो है जो सामने आई वो थी सीपीआई। और वो कहां से प्रभावित हुई, वो कहां से आई है पार्टी, तो आपको पता होगा रशिया, लेनिन, इनसे प्रभावित होकर हमने बनाया ये सीपीआई, जिसको हम लोग कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये कब कब यहां पे आया, तो सबसे पहले 25 दिसंबर 1925 को ये हमारे सामने आया। इसके बाद अगर बात करें तो इसके बाद ये पार्टियां ना टूटती गई, आए दिन जो है ये पार्टियां जो है ना टूटना स्टार्ट हुआ। अगर बात करें यहां पे तो आप समझेंगे, देखिए यहां पे सबसे पहले 1925 में पार्टी बनी, ठीक है, बहुत समय तक जो है ना पार्टी में जो है कहीं ना कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, लगातार पार्टी चली। लेकिन 1964 में पार्टी टूट गई, 1964 में पार्टी टूटी, और टूटने के बाद यहां पे सीपीआईएम के रूप में सामने आई। एम का मतलब यहां पे मैं आपको बताऊं, यहां पे ये मार्क्सिस्ट है, ठीक है। तो ये पार्टी, इस पार्टी का जन्म हुआ 1964 में। लेकिन इसके बाद भी ये पार्टी जो है वापस से टूटी, इसके बाद भी ये पार्टी टूटी। और यहां पे अगर मैं आपको बताऊं तो सीपीआईएमएल, आपने नाम सुना होगा सीपीआईएमएल, जिसको हम लोग कह देते हैं आमतौर पे मार्क्सिस्ट और लेनिनवाद, मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट, ये पार्टी बन गई। इसके बाद भी ये पार्टी टूटी, इसके बाद भी ये पार्टी टूटी। और ये पार्टी अगर मैं बात करूं तो 1969 में ये पार्टी टूटी थी, सीपीआईएमएल मार्क्सिस्ट, जिसको कहते हैं लेनिनवाद या जो है ना मार्क्सवाद। तो ये सारी चीजें हुई। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके बाद भी पार्टी टूटी, सीपीआईएमएल, फिर वापस से एल। इसका मतलब हुआ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट और लेनिनवाद। उसके बाद इसका मतलब होता है लिबरेशन, ठीक है। तो यहां से ये पार्टी टूटी, कब ये टूटी, 1974 में। अभी इसकी अगर मैं बात करूं तो यहां वर्तमान में इसके जो सचिव हैं दीपंकर भट्टाचार्य करके एक व्यक्ति हैं, वो अभी यहां पे इनके महासचिव हैं। इनकी सीटें, कुछ सीटें आप झारखंड में देखेंगे, कुछ सीटें जो है बिहार में देखेंगे। तो ऐसे जगह पे ये जो है ना पार्टी अभी भी कहीं ना कहीं आपको दिखेगी, कहीं ना कहीं कुछ सीटों के रूप में। तो ये सारी चीजें हुई, ये पूरा का पूरा घटनाक्रम है, आप समझ पा रहे होंगे। ये सारा का सारा चीजें जो है कहां से स्टार्ट हुआ था, तो हमने बताया सबसे पहले मार्क्सवाद आए, फिर उनसे प्रभावित लेनिन हुए, लेनिन से प्रभावित हम जो है उनसे प्रभावित होके हमने सबसे पहली बार जो है 1925 में हमने जो है पार्टी का गठन किया। इसके बाद लगातार पार्टी टूटती चली गई और अंत तक जो है यहां पे आप देख सकते हैं कि सीपीआईएमएल और इस तरीके की पार्टियां लगातार टूटना स्टार्ट हुई। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अगर मैं बात करूं, अब चूंकि हमें नक्सलवाद को यहीं से हम यहीं से समझ सकते हैं कि नक्सलवाद का जन्म दरअसल हुआ कैसे, नक्सलवाद का दरअसल जन्म कैसे हुआ, यहीं से हमें बातें समझना है। तो आप अगर चाहेंगे इन सारी चीजों को नोट करना तो नोट भी कर सकते हैं, आप देखेंगे तो इन सारी चीजों को नोट भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हम अगर बात करें तो देखिए इसके बाद की जो बात होगी, देखिए मैं आपको फिर से बताऊं कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, आपको थोड़ा सा धैर्यता से सुनना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं किसी भी टॉपिक को ठीक से समझना और कभी दोबारा इसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगा कुछ चीजें पढ़ने की या समझने की, तो बेहतर होगा आपको थोड़ा सा धैर्यता से सुनना पड़ेगा। उसके बाद इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए इसके बाद क्या होता है, इसके बाद देखिए यहां पे आप समझ पा रहे हैं इस तरीके से चीजें जो है ना पार्टियां बंटना स्टार्ट हुई। और इसके बाद जो है यहां पे आप देख पा रहे होंगे, यहां पे सीपीआईएमएल, यहां पे जिसको हम लोग कहते हैं मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट, यहीं से जो है एक व्यक्ति जो हुए, यानी कि मैं बात करूं तो एक व्यक्ति बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है, चारू मजूमदार। चारू मजूमदार और एक और व्यक्ति हुए जिनका नाम था कानू सान्याल, इनका नाम था कानू सान्याल। तो ये दो व्यक्ति हुए जिन्होंने जो है कहीं ना कहीं नक्सलवादी का नींव रखा, नक्सलवादी जो है इन्होंने ही इसका नींव रखा। इसके पीछे का कारण क्या था, ये हुआ कैसे, नक्सलवादी जैसे विचारें हमारे यहाँ पे आई कैसे, तो इसके पीछे का कारण था 1951 में क्या हुआ था। 1951 में पहली बार जब देश आजाद हुआ तो पहले जो आम चुनाव हुए थे हमारे यहाँ पे 25
आपने सुना होगा 25 जनवरी 1951 को पहली बार जब हमारे यहाँ पे क्या हुआ, जब पहला आम चुनाव हुआ हमारे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ पे जो है, जो जीते थे और जो पीएम बने जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने जो है पद को संभाला था। हमारे सामने चुनौतियां क्या थी ना, हमारे सामने चुनौतियां क्या थी कि हम जब पहली बार जब सरकार बनाए तो सबसे बड़ी चुनौती थी हमारे यहाँ पे जमींदारी प्रथा। और ऐसे जो है, जो अंग्रेजों ने हमारे साथ जो, क्योंकि हम एक कृषि प्रधान देश हैं, तो हमारे कृषि का जो हाल था, एग्रीकल्चर सेक्टर का जो हाल था, एकदम से खराब हो गया था, बहुत ही खराब हो गया था। तो जमींदारी प्रथा ने हमारे जो है ना कृषक वर्ग को एकदम से जो आप कह दीजिए कि मतलब स्थितियां एकदम खराब कर दी थी उन्होंने। तो ऐसे स्थिति में इन्होंने सबसे पहले क्या किया ना, एक पंचवर्षीय योजना जिसको कहते हैं, 5 साल की योजना आई, पंचवर्षीय योजना उसको कहते हैं, पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय योजना में इन्होंने क्या किया, सबसे पहला कदम उठाया भूमि सुधार का। सबसे पहला जो कदम उठाया भूमि सुधार का, तो भूमि सुधार इन्होंने सबसे पहले करना स्टार्ट किया। तो निश्चित रूप से क्या था कि भूमि सुधार जब ये करेंगे तो जितने सारे जमींदारों ने जो हमारी जमीनों को हड़पा है, उन सारे जमीनों को कहीं ना कहीं वो क्या करेंगे, लेने के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे। निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं भूमि सुधार काफी हद तक सफल हुआ। लेकिन जहां ये सफल नहीं हो पाया उसमें से एक बंगाल भी था। तो बंगाल की बात कर रहे हैं, जहां पे जो नक्सलवाड़ी गांव से स्टार्ट हुआ ये नक्सलवाद, अभी बात करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले क्या हुआ, भूमि सुधार हुआ। भूमि सुधार होने के बाद क्या हुआ, बहुत सारी जगह पे ये सुधारे जो है बहुत अच्छे से नहीं हो पाई, जिससे लोगों ने कहीं ना कहीं नाराजगी जताया कि ये सरकारें ठीक से काम नहीं कर पा रही है। तो सरकारें जो है, इनकी जो योजनाएं हैं वो ठीक तरीके से लागू नहीं हो पा रही हैं। तो वहां से नाराज होके व्यक्तियों ने क्या किया कि क्रांति छेड़ना स्टार्ट कर दिया कि नहीं, सरकारें ठीक से काम नहीं कर रही है। तो यहीं से कुछ यहीं से कुछ लोग निकलते हैं, यहां पे नक्सलाइट ग्रुप जिसको हम लोग कहते हैं, नक्सलाइट ग्रुप यहां से निकलता है। और ये जो ग्रुप है, अब ये राजनीतिक पार्टियां, ध्यान रहे, ये सारी पार्टियां जो है वो राजनीतिक पार्टियां हैं। लेकिन यहां से कुछ ग्रुप टूटा, और टूटने के बाद क्या हुआ, ये और भी इसके ग्रुप बने, जिसमें से अगर मैं बात करूं, MCCI करके ग्रुप था, जिसको हम लोग कहते हैं माओवादी। अभी समझेंगे माओवादी क्या होता है। माओइस्ट जिसको हम लोग कहते हैं, माओइस्ट कम्यून सेंटर ऑफ इंडिया। तो ये एक जो है, इसमें कहीं ना कहीं जो है एक संगठन ये था, और आप नक्सलाइट, इसमें बहुत सारे संगठन थे और एक ये संगठन था। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके बाद एक संगठन थे जिसको हम लोग कहते हैं पीपल्स वार। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये एक था पीपल्स वार। ये सारे संगठन मिलके कहीं ना कहीं क्या किए, इसको चला रहे थे, ये जो है नक्सलवादी संगठन को चला रहे थे। अब यहां पे क्या हुआ, देखिए फिर से आपको बताएं, नक्सलवादी जो है नक्सलवाड़ी गांव से निकला है, नक्सलवाड़ी गांव से निकला है, जो बंगाल, आप समझ सकते हैं, जो कि बंगाल का एरिया रहा था, ठीक है। तो यहीं से जो है नक्सलवाड़ी गांव से जो है बंगाल का एरिया है, तो यहां से जो है ये निकलना स्टार्ट हुआ, ये पार्टियां, ये सारी जो है संगठन बनना स्टार्ट हुआ। और 2014 तक अगर मैं बात करूं, 2014 तक सॉरी 2004 तक आते आते ये पार्टियां जो है, ये सारे ग्रुप मिलके एक पार्टी का जन्म किए। यानी कि जो है ना, एक आपको मैं बताऊं, ये पार्टी जो है राजनीतिक पार्टी नहीं है, CPIM। और यहां पे संकेत किया है, M का मतलब यहां पे ये मार्क्सिस्ट है, और यहां पे M का मतलब ये माओइस्ट है। माओइस्ट का मतलब होता है, ये चाइना में एक व्यक्ति हुए, 20th सेंचुरी में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था माओ जेडोंग। उनके नाम से एक विचार पड़ा जिसको हम लोग कहते हैं माओइस्ट विचार, या फिर जो है ना माओवादी विचारधारा जिसको हम लोग कह देते हैं आमतौर पे। तो ये सारे मिलकर 2004 में क्या किए, इसका गठन कर लिए। और आज जो वर्तमान में हमारे यहाँ पे जो है नक्सलवादी संगठन है, ये इसी नाम से जाना जाता है, CPIM, जिसको हम लोग कहते हैं माओइस्ट। अब देखिए इसके बाद और भी अगर डिटेल में इसको हम लोग समझें,
तो ये माओइस्ट क्या होता है? तो यहां पे अगर मैं बात करूं, माओइस्ट का मतलब होता है, देखिए सबसे पहले हमने क्या समझा, कार्ल मार्क्स को समझा, कार्ल मार्क्स, इसके बाद कौन आए, लेनिन, ठीक है, इसके बाद कौन आते हैं, तो इसके बाद आते हैं माओवाद। ये व्यक्ति रूस के हैं, ये व्यक्ति जर्मनी के हैं, और ये व्यक्ति जो है ये चाइना के हैं, या चीन कह लीजिए, ठीक है। ये सारे व्यक्तियों ने मिलके कहीं ना कहीं क्या किया, इन्होंने जो है खूनी क्रांति की बात नहीं की ना, ये इन्होंने खूनी क्रांति की बात की, ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि जब तक खूनी संघर्ष नहीं होगा, इसका मतलब यह हुआ हथियारों से हमें लड़ना पड़ेगा, तब जाके हम कहीं ना कहीं वर्ग संघर्ष को मिटा पाएंगे, ऐसे संभव नहीं है। तो इन्होंने वर्ग संघर्ष का बात किया, मतलब जो है इन्होंने जो है ना खूनी क्रांति का बात किया कि बिना खूनी क्रांति संभव नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में कोई कम्यून का सरकार बने, कोई गरीब तबके का सरकार बने, तो हमें हथियार उठाना पड़ेगा, तब जाके हम कहीं ना कहीं हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, गरीबों के लिए हम काम कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं यहां से कट गई थी, आपको हमने जस्ट बताया कि यहां से क्या हुआ, नक्सलाइट जो है ग्रुप कट गया था। ये पार्टियां आज भी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये राजनीतिक पार्टियां हैं, ये कभी भी हथियार की बात नहीं करती है, ये हथियार चलाने की बात नहीं करती है, ये कभी भी जो है ये हथियार की चलाने की बात नहीं करती है, इनकी पार्टी है, विचार है, ये कभी भी जो है ना ये हथियार की बात नहीं करती है कभी भी जो है। लेकिन ये लोग जो हैं, ये माओवादी जो हैं, ये जो माओवादी है यही वो व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं हथियार की बात करता है, और इसी से प्रभावित हमारा जो अभी का वर्तमान में CPIM, एम का मतलब यहां पे माओविस्ट, फिर से मैं बता रहा हूं आपको, माओविस्ट ये एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। कब? तो 2009 में, जब हमारे यहाँ पे मनमोहन जी का सरकार था, तो उस दौरान 2009 में इन्होंने क्या किया, 2009 में इस संगठन को आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर दिया है। आतंकवादी संगठन इसको डिक्लेयर कर दिया है। किसने किया है? तो वर्तमान जो उस समय जो सरकारें थी, मनमोहन जी का सरकार था, तो उसने क्या किया, उन्होंने क्या किया, इसे जो है आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर दिया है। जो कि पहले कुछ ग्रुप्स थे, जैसा कि हमने बताया MCCI करके एक जो संगठन था, या फिर जो पीपल जो है फ्रंट था, एक वो पार्टी थी, और नक्सलाइट के और भी ग्रुप थे जिन्होंने मिलकर क्या किया, एक पूरा का पूरा संगठन ही बना दिया। 2004 में ये संगठन बना दिया, जिसको हम लोग कहते हैं CPIM, माओविस्ट। देखिए यहां पे ये पार्टी है मार्क्सिस्ट, ध्यान रहे, CPIM इसका मतलब होता है, इसका मतलब ये एक राजनीतिक पार्टी है, और ये जो पार्टी है ये सरकार ने इसको डिक्लेयर कर दिया है। ये जो है 2004 में इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये एक आतंकवादी संगठन है। ध्यान रहे, ये राजनीतिक पार्टी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि ये पूरा का पूरा विचार चला है, ये पूरा का पूरा विचार इस तरीके से हमारे बीच आया है। तो आप इन सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे कैसे ये सारी चीजें होना स्टार्ट हुआ। अब समझते हैं, आपको एक सीक्वेंस पता चल गया होगा। देखिए वर्तमान में अगर मैं बात करूं, तो वर्तमान में बात करूं, इसका नाम चेंज हो गया है। अभी जिसको आप नक्सलवाद कहते हैं ना, जिसको आप नक्सलवाद, जो अभी समझ रहे थे आप, जिसको हम नक्सलवाद कहते हैं, वर्तमान में इसको सरकार ने नाम दिया है उग्रवादी वामपंथ। वामपंथ का मैं सिंपल सा आपको मतलब बता दूं, वामपंथ का मतलब होता है, जिसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट। अभी समझेंगे इसको क्या होता है, ये डिटेल में समझेंगे ये क्या होता है। तो इन्होंने क्या कर दिया है कि वामपंथी उग्रवाद नाम दे दिया। अभी वर्तमान 2014 में सरकार ने किया है, वर्तमान में 2014 में सरकार ने इसका नाम बदल के क्या कर दिया, उग्रवादी वामपंथ कर दिया। 2014 की अगर बात करें, तो जो 2014 में जो है हमारे यहाँ पे जो मतलब गृह मंत्रालय जो जिन्होंने पद संभाला हुआ था गृह मंत्रालय का, वो व्यक्ति का नाम आपको पता होगा, राजनाथ सिंह उस समय थे। वर्तमान में तो आपको पता है कि ये जो है अमित शाह जी हैं। तो उस समय चूंकि ये सारा मामला जो है ना, ये इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है, आंतरिक सुरक्षा का मामला है, और आंतरिक सुरक्षा जो है आमतौर पे वो होम मिनिस्ट्रीज के अंदर काम करता है। जितने सारे आंतरिक सुरक्षा को जो देखना होता है वो
इनके अंडर काम करना होता है, जो गृह मंत्रालय काम करते हैं इसके अंदर। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। तो वामपंथ इन्होंने नाम दे दिया, नक्सलवाद का वर्तमान नाम दे दिया उग्रवादी वामपंथ। अब ये उग्रवादी वामपंथ जो है नाम दे दिया, इसके पीछे भी कुछ लोगों का तर्क है, कुछ लोगों का कहना कि ये वामपंथी शब्द क्यों जोड़ा उन्होंने, वामपंथी शब्द क्यों जोड़ा, क्योंकि आमतौर पे जो बदलाव चाहती है, जो पार्टियां देश में बदलाव चाहती है, जो भी पार्टियां जो है आमतौर पर जितनी सारी सीपीआई पार्टियां आप देख रहे थे ना, वो वामपंथी पार्टियां कही जाती है। तो एक सरकार, बहुत सारे लोगों का ये तर्क है कि ये जो सरकारें जो है वामपंथी शब्द क्यों जोड़ा। ये कई बार लोग कहते हैं कि इन सारे पार्टियों को टारगेट करने के लिए भी तोड़ा, कहीं ना कहीं ये इसके पीछे भी कहीं ना कहीं माना जाता है ये पॉलिटिकल एंगल है जिसको समझा जाता है। तो खैर हम लोग इसको भी समझेंगे कभी डिटेल में कि ये वामपंथी क्या होता है, ये शब्द कहां से आया था। हालांकि अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो वामपंथी शब्द जो है फ्रांस में जब राजाओं का शासन हुआ करता था, फ्रांस में जब राजाओं का शासन हुआ करता था, तो वहां पे जो राजा थे उनके राइट साइड में जब ना बैठक होती थी, तो उनके जो राइट साइड में बैठते थे, इसको हम लोग क्या देते थे, वामपंथ। और जो लेफ्ट साइड में जो बैठते थे उनको हम लोग कहते थे दक्षिण पंथ। तो यहां पे ये एक हो जाते थे वामपंथ, इसको बोलते हैं लेफ्ट और इसको बोलते हैं राइट। तो राइट की पार्टियां वो है जो समाज में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं चाहती है, वो पुराने प्रथा परंपरा इन सारे बातों पे कहीं ना कहीं वो जोर देती है। लेकिन जो वामपंथी सरकार है, वामपंथी जो पार्टी है, वो चाहती है देश में बदलाव हो, गरीब की बात हो, सबकी बातें हो। तो ये सारी पार्टियां क्या चाहती हैं कि बहुत तेजी से समाज में बदलाव हो, एक जो है कोई वर्ग जो है ना बहुत ज्यादा ऊंचा ना हो जाए, कोई वर्ग एकदम से नीचा ना हो जाए। तो ये सारी पार्टियां मानती है ऐसा। तो इस तरीके से क्या है, यहां पे ये नाम देने के पीछे कई बार कारण कहा जाता है, इसके पीछे का मतलब जो है जो तर्क दिया जाता है कि कहीं ना कहीं इन सारी पार्टियों को भी टारगेट करने का भी कहीं ना कहीं विचार है सरकारों का। तो ये सारे पक्ष तो हो गए। तो मैं आपको बताऊं, ये बातें आप समझ पा रहे होंगे, ये सारी स्थितियां क्या थी, ये कैसे, ये कहां से कहां। इसको हम कभी फिर कभी दूसरा वीडियो जब लाएं तो इसको बहुत डिटेल में बात करेंगे ये क्या है। तो यहां पे आप समझ पा रहे होंगे ये सारी पार्टियां क्या कैसे काम इन्होंने किया, कहां से कहां तक। जो नक्सलवाद जो है आज ग्रुप किस नाम से जाना जाता है, तो उग्रवादी वामपंथ के नाम से जाना जाता है। ये सारी बातों को हमने समझा, तो एक सिंपल सा पृष्ठभूमि हमने समझने का प्रयास किया। देखिए अब मैं आपको बहुत सिंपली बताऊं, बहुत तो यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये दोनों वर्ग आप बात करें तो देखिए यहां पे अब आपको ये बातें समझ में आ गया होगा। यहां पे हम लिख देते हैं नक्सलवाद और यहां पे हम लिख देते हैं आपका जो वर्तमान में जितनी सारी पार्टियां हैं वामपंथी सरकार, जो वामपंथी सरकार है सीपीआई, जितनी सारी पार्टियां थी, तो जितने सारे वामपंथ हैं वामपंथ की पार्टियां जितनी सारी है, जैसे हमने देखा ना सीपीआई, सीपीआई एम, सीपीआई एमएल, सीपीआई एमएलएल, ठीक है। और यहां पे अगर मैं बात करूं तो सीपीआई, सारी पार्टियां मिलकर एक ही पार्टी बन गई थी, सीपीआई एम, माओइस्ट। फिर से मैं लिख रहा हूं यहां पे माओइस्ट, इसका मतलब होता है कि ये जो है माओ जेडोंग, जो कि खूनी क्रांति की बात करते हैं, ये बात करते हैं खूनी क्रांति की, खूनी क्रांति की। और ये खूनी क्रांति की बात नहीं करते, ये विचारधारा, ये ना ये बातचीत से जो है कहीं ना कहीं चीजों को, लोगों को प्रभावित करेगी और उसको चाहेगी कि जो सिस्टम में बदलाव आए। तो ये कहीं ना कहीं खूनी क्रांति की बात नहीं करते हैं, खूनी क्रांति की ये बात नहीं करते हैं, ये खूनी क्रांति की बात नहीं करते हैं, लेकिन ये खूनी क्रांति की बात करते हैं। लेकिन विचारे दोनों को सेम है। विचार क्या है, ये भी चाहते हैं अमीर गरीब का भेद खत्म हो, अमीर गरीब का भेद खत्म हो। ये चाहते हैं कि गरीब की सरकारें बने, है ना, जो है मजदूर वर्ग का सरकार बने, ये चाहते हैं। लेकिन ये चाहते हैं कि बंदूक गोलियों से ये कहीं ना कहीं सरकार बनाना चाहते हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं एक खतरा का संकेत माना जाता है। और ये चाहते हैं कि ये भी चाहते हैं कि अमीर गरीब का भेद खत्म हो, अमीर गरीब का भेद खत्म हो, यह भी चाहते हैं। लेकिन ये गोली और जो है बंदूक की बात नहीं करेंगे, गोली के नोक पे जो सरकार को जो ना हथियाने का प्रयास नहीं करेंगे, ये विचारों से, बातों से प्रभावित करके आपको कहीं ना कहीं ये प्रयास करेंगे कि हम जो है सरकार बनाएं। तो ये सारी पार्टियां, ध्यान रहे, ये राजनीतिक पार्टियां हैं। फिर से मैं आपको बात करूं, कई बार आपको मिस्टेक हो सकता है, कई बार दिक्कतें आ सकता है कि सीपीआई यहाँ पे M2 हमने लिखा है, लेकिन ये मार्क्सिस्ट है। ध्यान रहे, जो खूनी क्रांति की बात नहीं करते हैं उन्होंने तो इस तरह के विचारे नहीं दी है।
तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ गया कि ये जो है नक्सलवाद कैसे आया, कहां से आया, इसके पीछे का क्या कारण था। तो ये एक बेसिक आइडिया आपको पता चल गया। सबकी उद्देश्य क्या है, सबका उद्देश्य क्या हमने देख लिया कि उद्देश्य इन सारी पार्टियों का क्या है, ये जो है क्या चाहते हैं, और इनका भी उद्देश्य आपको पता चल गया कि अमीर गरीब के भेद को मिटाना है। और एक जो है कहीं ना कहीं जो ना जितने सारे जो गरीब हैं या फिर मजदूर तबके के लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, उनकी बात करेंगे और समाज में एक बेहतर बदलाव की जो है कामना करते हैं ये सारे लोग। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पे ये लोग जो है खूनी क्रांति की बात करते हैं, गोली बंदूक की बात करते हैं, लेकिन ये गोली बंदूक की बातें नहीं करते हैं। तो ये आपको स्पष्ट हो गया कि नक्सलवादी कैसे जन्म लिया, कहां से आया, इसके पीछे का क्या कारण था। नक्सलवादी होने के पीछे का कारण हमने बताया कि भूमि सुधार में गलती, जो भूमि सुधार ठीक से जो है इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, लागू नहीं हो पाया, जिसके वजह से लोगों ने जो नाराज होके ये नक्सलवादी जैसे जो है संगठन को बनाना स्टार्ट किया। और हमने इन सारे पहलुओं को समझ लिया कि नक्सलवादी कैसे जो है हमारे देश में आया। और आज वर्तमान स्थिति को अगर जाने तो नक्सलवादी की क्या स्थिति है, तो अगर हम अगर उसको देख ले एक बार, तो देखिए नक्सलवादी जो है वर्तमान में, अगर मैं आपको बताऊं एक डायग्राम के थ्रू, एक जो है चित्र के थ्रू मैं आपको बताऊं, तो भारत को अगर हम देखें, तो भारत में अगर हम देखें तो यहां पे जो है, तो ये आपको पता होगा, यहां से अगर मैं बात करूं आपको, तो अगर मैं आपको बात करूं तो ये भारत अगर हम देखें, थोड़ा सा माफी चाहेंगे, चित्र में थोड़ी सी ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये भारत अगर हम देखें, इस भारत को देखें, तो भारत में यहां से लेकर यहां तक की जो स्थिति है, जिसको हम लोग कहते हैं रेड कॉरिडोर, लाल गलियारा, रेड कॉरिडोर, लाल गलियारा, ये जो है यही संकेत है, यही संकेत है यहां पे, यहां से लेकर जो हम लोग कहते हैं लाल गलियारा, लाल गलियारा, यहां से लेकर जिसको हम लोग कहते हैं, यहां पे ये नेपाल है, यहां से सटा हुआ नेपाल है, तो यहां पे इसको कहते हैं तिरुपतिनाथ से लेकर, तिरुपतिनाथ से लेकर यहां पे पशुपतिनाथ तक, यहां पे माफी चाहूंगा मैं, यहां पे पशुपतिनाथ से लेकर यहां पे तिरुपतिनाथ तक फैला हुआ है। ये यहां तक जो है ये पूरे के पूरे आतंकवादी जो है, आतंकवादी या वर्तमान में जो है जिसको सरकार कहती है 2014 के बाद जो है वामपंथी उग्रवाद, तो यहां से लेकर यहां तक जो है ये पूरा का पूरा रेड कॉरिडोर, हमारा झारखंड यहाँ पे है। ये झारखंड जो है यहाँ पे अगर देखें तो इस झारखंड में वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है नक्सलवाद से, वो झारखंड हमारा है। और झारखंड के बाद अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ भी जो है कहीं ना कहीं प्रभावित है। इसके बाद आप मध्य प्रदेश का कुछ एरिया देख लें, मध्य प्रदेश का एरिया भी प्रभावित है। इसके बाद अगर आप देख लें तो यहाँ पे कुछ कुछ हिस्सा गुजरात का माना जाता है, कुछ हिस्सा जो है हैदराबाद, यहाँ पे जो है ना अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मध्य प्रदेश, हैदराबाद, और इस प्रकार से जो है ना यहाँ पे बिहार, हाँ बिहार भी जो है कहीं ना कहीं इनसे थोड़ा बहुत प्रभावित दिखता है। तो ये सारे राज्य जो है इनसे प्रभावित हैं, ये सारे राज्य जो है। इसके अलावा भी जो आप समझ सकते हैं कि ये सारे राज्य, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित जो राज्य है वो हमारा झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, एमपी है, ये सारे राज्य कहीं ना कहीं प्रभावित है। तो आपको समझ, लगभग वर्तमान में डेटा के अनुसार अगर मैं बताऊं आपको, तो लगभग 200 जिले में, 200 जिले में आज भी ये एक्टिव हैं, आज भी ये क्या है, एक्टिव हैं। आज भी कहीं ना कहीं लगभग 200 जिला है जहां पे नक्सलवाद कहीं ना कहीं लोग इनसे प्रभावित हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चुनौती है। सरकारें प्रयास तो कर रही है लेकिन उस स्तर पे प्रयास नहीं कर रही जिससे इन सारी चीजों को दूर किया जाए। सरकार ने कहा था 2019 में, जो गृह मंत्री बने थे, गृह मंत्री जो 19 में बने थे, गृह मंत्रालय जो बने थे अमित शाह जी, उन्होंने कहा था, अमित शाह जी ने कहा था कि 2022 तक ये सारी चुनौतियां खत्म हो जाएगी। 2022 तक उन्होंने कहा था, अभी वर्तमान में हम 23 में हैं, आपको मालूम ही है
2023 में है। लेकिन हाँ, कहने के लिए सरकारें कहती है, लेकिन उस पे काम करना, उस तरीके से जो है चीज़ों को ठीक से इम्प्लीमेंट करना, ये थोड़ा-सा चुनौती रहता है उनके लिए भी। तो 200 जिला आज भी प्रभावित है। तो कहीं न कहीं ये बातें आपको समझ में आई होगी, ये बातें आपको समझ में आएगी, ये पूरा का पूरा नक्सलवाद का ये ग्राउंड क्या है, कहाँ से आया, कैसे आया और ये क्या-क्या चुनौतियाँ हैं, ये किस तरीके से काम करता है, इन सारी चीज़ों को हमने एक छोटे से वीडियो में समझने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें आपको ठीक लगी, ये सारी वीडियो अगर ठीक लगा हो, तो आप ध्यान रखें, आप सामने वाले को शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जो है ये एक ठीक तरीके से कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आई हो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।